बात है, मैं सुबह सो के उठा और मैंने अपना मोबाइल उठा के देखा, उसमें 5 मिस कॉल पड़े थे और वो दीपक के थे। मुझे लगा शायद ऐसे ही परेशान करने के लिए फ़ोन कर रहा होगा, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। मैं उठकर फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मुझे दीपक को फ़ोन कर लेना चाहिए। क्या पता वो किसी काम के लिए फ़ोन कर रहा हो। मैंने दीपक को फ़ोन लगाया। हाँ राहुल, कहाँ है यार तू? मैं तुझे सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कितनी बार फ़ोन किया, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? यार मैं सोया हुआ था, मेरी आँख ही नहीं खुली। तुझे कोई काम था या ऐसे ही फ़ोन कर रहा था? यार बहुत ज़रूरी बात थी, रोहन की तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से उसे बुखार उतर ही नहीं रहा। उसके घर जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार तुझसे भी पूछ लूँ, चलेगा मेरे साथ? हाँ यार बिल्कुल चलूँगा। तू इस वक्त कहाँ है? यार इस वक्त तो मैं घर पर आ गया हूँ। मैं सुबह एक बार उसके घर गया था, लेकिन अगर तू चलना चाहे तो मैं फिर से तेरे साथ चल सकता हूँ। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं बस 15 मिनट में तेरे घर पहुँचता हूँ, उसके बाद साथ में चलेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। चल ठीक है। ओके बाय। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और दीपक के घर के लिए निकल गया। दीपक के घर के पास पहुंचा तो दीपक बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और उसके बाद हम रोहन के घर के लिए निकल गए। जब हम रोहन के घर पर पहुंचे तो रोहन की मम्मी ने बताया कि 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है और बुखार उतर नहीं रहा है। हम डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उनसे कहा ठीक है आंटी, हम रोहन के कमरे में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। हम रोहन के कमरे में गए और वो रोहन चुपचाप लेटा हुआ था। क्या रोहन, क्या हाल है? तबीयत में कुछ फ़र्क आया या नहीं? यार अभी तक तो पता नहीं क्या हो गया है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू टेंशन मत ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ यार बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हम बैठकर आराम से रोहन से बात कर रहे थे। इस तरह तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। थोड़ी देर के बाद रोहन की मम्मी वहाँ पर आई। उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो। रोहन तुम इनके साथ बाबा जी के पास चले जाओ, उनसे कुछ तावीज़ बनवा लेना। मुझे समझ नहीं आया कि रोहन की मम्मी ये क्या कह रही है। जब वो चली गई तब मैंने रोहन से पूछा, रोहन इसका क्या मतलब था, कैसे तावीज़ बनवा लेना? क्या यार तुझे इतना भी नहीं पता, कभी किसी बाबा के पास नहीं गया क्या? जब हम बीमार होते हैं या किसी तरह की बात होती है तो वो कुछ चीज़ें तुम्हें देते हैं गले में पहनने के लिए या फिर कुछ और, तो उसे तावीज़ कहते हैं। तुम लोग चलना चाहोगे? तो जाना है। हाँ ठीक है, हम तुझे लेके चलेंगे। ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है रोहन, हम बाहर जा रहे हैं, तब तक तू तैयार होके हम कार के पास तेरा वेट करेंगे। मैं और दीपक हम बाहर चले गए। हम कार के पास खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद रोहन भी आ गया और हम कार लेकर बाबा जी से मिलने निकल गए। जब हम बाबा जी के पास पहुँचे तो रोहन ने वो सारी बात बताई। उसने बताया कि उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, वो 2 दिन से परेशान है। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें बुरी नज़र लग गई है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, इन्हें जला देना और एक तावीज़ दे रहा हूँ, उसे गले में पहन लेना। बाबा जी ने उसे कुछ सामान दिया। उसके बाद हम वहाँ से आने लगे। बाबा जी ने कहा सुनो। हम पीछे पलट के देखे। बाबा जी ने कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा क्या आप मुझे कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम्हारे आसपास एक काला साया घूमता रहता है, तुम्हें भी तावीज़ बंधवा लेना चाहिए जिससे कि तुम ठीक रहो। मैंने उन्हें जवाब दिया नहीं बाबा जी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं भूत प्रेत आत्मा पर यकीन नहीं रखता। दरअसल मैं किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, क्यों, तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं? मैंने कहा नहीं, पर मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। अगर आप मुझे दिखा दे तो मैं आपकी तावीज़ लेने के लिए तैयार हूँ।
बाबा जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, पर हो सकता है उसके बाद तुम्हें मेरे तावीज़ की ज़रूरत पड़े। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहकर हम वहाँ से चले गए। अगले दिन शाम के 6 बजे मैं कार लेकर बाबा जी से मिलने निकल गया। जब मैं वहाँ उनके पास पहुँचा तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे बुलाया था? आपने कहा था कि आप मुझे कुछ दिखाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, ठीक है, और मैं और बाबा जी पैदल ही जंगल से होते हुए कब्रिस्तान के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो बाबा जी ने कहा, मेरे बात तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा, जी बाबा जी, बताइए। उन्होंने कहा कि मैं एक कब्र पर एक मांस का टुकड़ा रखूँगा, उसके बाद मैं एक गोला बनाऊँगा, तुम्हें उसी गोले में खड़े रहना है। चाहे तुम कुछ भी देखो, उस गोले से हटना मत। चुपचाप वहाँ पर खड़े रहकर कुछ भी हो जाए, हिलना मत। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं हिलूँगा। बाबा जी ने कहा, गोला बना दिया और उसमें मुझे खड़ा कर दिया और वो थोड़ी दूर पर गए और उस कब्र के पास मांस का टुकड़ा रख दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा, चुपचाप गोले में खड़े रहना। जैसे ही अंधेरा होने लगा, कब्र से एक हाथ बाहर निकला और थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर आया और उस मांस के टुकड़े को खाने लगा। देखते ही देखते आसपास की कब्रों के लोग भी बाहर आने लगे और उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने पीछे पलटकर देखा पर बाबा जी कहीं दिख नहीं रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो सारे लोग जो कब्रों से बाहर आए थे वो मुझे घूर कर देख रहे थे। मैं ज़ोर से चिल्लाया और उस गोले से दौड़कर बाहर आ गया। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और ना जाने कब बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं घर पर ही था। मेरे आसपास और भी लोग थे। दीपक था, उसके बाजू रोहन था और वह बाबा जी भी थे। बाबा जी ने मुझे कहा, क्या तुम्हें और भी कुछ देखना है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। वैसे मैंने तुम्हें मना किया था कि उस गोले से बाहर मत आना, लेकिन तुम आए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें एक पानी दे रहा हूँ, इसे हर बार एक दिन में 3 बार पिया करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक रात में डरावने सपने आते थे। मुझे वही लोग दिखाई देते थे जिन्हें मैं कब्र से बाहर आते हुए देखा था। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होते गया क्योंकि मैंने बाबा जी का दिया हुआ पानी समय पर पीता था और कुछ दिन के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया।